हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अपूर्व आपका साथी। स्टार्ट करते हैं भारतीय संविधान। हमने कल पढ़ा था संवैधानिक विकास, जिसके अंतर्गत दो तरह से शासन किया गया, दो तरह से कार्य हुआ। पहला, भारत कंपनी के अंतर्गत भारत, जिसका समय है 1600 से लेकर 1853 ईस्वी तक। दूसरा है ब्रिटिश भारत, जिसका समय है 1858 से लेकर 1997 तक। कल हमने जिन जिन पॉइंटों पर बात की थी उनमें पहला था 1600 का चार्टर एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 का सेटलमेंट एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अभी हमें आगे 3 एक्ट पर और बात करनी है, जिनमें आता है 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट और 1853 का चार्टर एक्ट। तो हम बात करते हैं 1813 के चार्टर एक्ट की। चार्टर एक्ट को बोलते हैं राजलेख। इससे पिछले जितने भी चार्टर एक्ट्स हैं वो आपको लास्ट वीडियो में दिखेंगे। आप लास्ट वीडियो के माध्यम से उन सारे एक्ट्स को पढ़ सकते हैं। इसमें क्या क्या हुआ? 1813 के चार्टर एक्ट में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ BEIC, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी BEIC का जो व्यापार करने का एक अधिकार था वो समाप्त हो गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार करने का जो एक अधिकार मिला हुआ था, जो वहाँ के क्राउन ने दे रखा था इंग्लैंड के, वो समाप्त कर दिया गया। का व्यापारिक एक अधिकार समाप्त। बस एक ही देश से छूट मिली कि तुम एक ही देश से व्यापार कर सकते हो, चीन के साथ, कि तुम चीन के साथ केवल एक चाय का व्यापार अपना जारी रख सकते हो। केवल बस एक ही व्यापार रह गया था अब इस कंपनी के पास, चीन के साथ चाय का व्यापार। चीन के साथ व्यापार किस चीज़ का? चाय का, जो जारी रहा। इस एक्ट के माध्यम से, इस 1813 एक्ट के माध्यम से इंडिया के अंदर कुछ एजुकेशन रिफॉर्म्स, शिक्षा संशोधन या शिक्षा में सुधार लाया गया। वो किस एक्ट के माध्यम से लाया गया था? 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से। आपसे पूछा जा सकता है कि किस एक्ट के माध्यम से पहला शिक्षा सुधार या एजुकेशन रिफॉर्म लाया गया, तो उसका आंसर होगा 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। इस एक्ट के द्वारा शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च किए गए। कितने रुपए खर्च किए गए? 1 लाख रुपए खर्च किए गए, ताकि जो स्थिति है भारत में शिक्षा की उसको सुधारा जा सके।
एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस एक्ट के द्वारा, ईसाइयों को धर्म प्रसार या प्रचार करने का अधिकार। ईसाइयों को, क्या पहले ईसाई नहीं थे हमारे भारत में? नहीं, पहले ईसाई लोग नहीं थे हमारे भारत में। इस एक्ट के द्वारा ईसाइयों को भारत में धर्म प्रचार प्रसार करने का अधिकार प्राप्त हुआ कंपनी के द्वारा। ये कहाँ से आए थे? ये ब्रिटेन से आए थे। 1813 चार्टर्ड एक्ट में क्या है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया। जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी व्यापार करती थी उसका एक अधिकार समाप्त कर दिया गया। वहाँ के क्राउनदार, इंग्लैंड के जो क्राउन हैं उनके द्वारा बस केवल वो चीन के साथ ही व्यापार कर सकती थी, वो भी चाय का, जो उसका व्यापार जारी रहा, कंटिन्यू रहा। इस एक्ट के द्वारा एजुकेशन रिफॉर्म्स लाए गए भारत के अंदर। भारत के अंदर शिक्षा की नीति को सुधारा गया, जिसका जो बजट रखा गया वो 1 लाख रुपए रखा गया। ईसाइयों को धर्म प्रचार प्रसार करने का अधिकार दिया गया। पहली बार ईसाइयों को धर्म प्रचार प्रसार करने का अधिकार दिया गया, जो कहाँ से आए थे? ब्रिटेन से आए थे। हम नेक्स्ट बात करते हैं 1833 चार्टर एक्ट। 1833 राजलेख, नोट डाउन कर लीजिए आप सभी। अठारह का राजलेख, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ये भी अपने आप में बहुत एक महत्वपूर्ण राजलेख है, जिसके द्वारा काफ़ी बदलाव किए गए भारत के अंदर। इसके द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भी काफ़ी बदलाव आए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी BEIC का सारा व्यापार करने का अधिकार समाप्त। जो चीन से व्यापार चल रहा था वो भी व्यापार उसका बंद हो गया। उसका जो व्यापार करने का उसके पास अधिकार था वो सारा अधिकार खत्म हो गया। सभी व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। यहाँ पे सभी अधिकार समाप्त कर दिए। हमने 1813 में पढ़ा था कि केवल कुछ अधिकार समाप्त किए गए थे, लेकिन चाय का अधिकार उनके पास अभी भी था, जो वो चीन के साथ कर रहे थे व्यापार। लेकिन इस वाले एक्ट के द्वारा सारे के सारे अधिकार, सभी अधिकार समाप्त कर दिए गए हैं। बंगाल के गवर्नर जनरल, इस समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उस पद को हटाकर, बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को हटाकर भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब वो केवल बंगाल के नहीं रहे, वो किसके बन गए? भारत के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल। ये कौन थे? यहाँ से 2 क्वेश्चन निकल सकते हैं कि बंगाल के आखिरी गवर्नर जनरल कौन थे और भारत के
प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल के गवर्नर जनरल का पद हटाकर भारत के गवर्नर जनरल कर दिया गया। जो उस समय गवर्नर जनरल थे बंगाल के और जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने उनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्या हुआ? क्वेश्चन आ सकता है कि बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट पॉइंट, विधि आयोग की स्थापना। इस एक्ट के द्वारा 1833 चार्टर एक्ट के द्वारा राजलेख के द्वारा विधि आयोग की स्थापना की गई। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस आयोग के द्वारा या किस राजलेख के द्वारा किस राजलेख के द्वारा विधि आयोग की स्थापना की गई। तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा विधि आयोग की स्थापना की गई। अच्छा, जो विधि आयोग की स्थापना की गई इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? लॉ कमीशन बोलते हैं इसे। इसके पहले अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले। पहले अध्यक्ष थे विधि आयोग की स्थापना इसके लॉर्ड मैकाले। एक यहाँ से और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकलता है विधि आयोग से। इसके जो पहले ब्रिटिश अध्यक्ष थे वो थे लॉर्ड मैकाले। कैसे अध्यक्ष थे ये? ब्रिटिश। लेकिन इसके जो पहले भारतीय अध्यक्ष थे प्रथम भारतीय अध्यक्ष, वो अध्यक्ष जो भारत के थे उनका नाम MCC तलवार। उनका नाम क्या था? MCC तलवार। इस एक्ट के द्वारा एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम किया गया जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जिसे हम बोलते हैं दास प्रथा का अंत। दास प्रथा का अंत इस 1833 राजलेख चार्टर एक्ट के द्वारा किया गया।
नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम 1853 का राजलेख, चार्टर एक्ट ऑफ 1853। चार्टर एक्ट ऑफ 1853। इसे हम बोल सकते हैं अंतिम चार्टर एक्ट या अंतिम राजलेख, इसे हम कहेंगे अंतिम राजलेख। लास्ट चार्टर एक्ट। क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि लास्ट चार्टर एक्ट कौन सा था, तो 1853 1853 का चार्टर एक्ट लास्ट चार्टर एक्ट कहा जाता है। इस समय भारत के गवर्नर जनरल, भारत के, बंगाल के नहीं, भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? इस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। इस चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के, जो कंपनी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन व्यवस्था में, जो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, सुधार किया गया, उसमें अमेंडमेंट किए गए, उसमें कुछ चीज़ें सही की गई। इसके लिए एक कानून पास किया गया। जिस कानून को पास किया गया उसमें सदस्यों की संख्या थी 12। कितने सदस्य थे? 12 सदस्य थे। इसके द्वारा भारतीय केंद्रीय परिषद का निर्माण किया गया। ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल का निर्माण किया गया। इस एक्ट के द्वारा ये जो कानून, कंपनी के द्वारा जो प्रशासन व्यवस्था में सुधार किए गए या जो कानून पास किया गया, उसके द्वारा भारतीय परिषद
कानून, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव असेंबली। ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल का निर्माण। इस भारतीय परिषद कानून को बनाने का क्या उद्देश्य था? इसको बनाने का उद्देश्य यह था कि कंपनी के साथ साथ भारत के लिए भी कानून व्यवस्था की जाए, या भारत के लिए भी कानून व्यवस्था का निर्माण किया जाए। कंपनी के साथ साथ भारत के लिए कानून बनाया जाए। चार्टर एक्ट जितने भी थे, जितने भी राजलेख थे, वो सब ख़त्म हो गए हैं। ये अंतिम राजलेख था। इसके बाद हम जो पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम, भारत परिषद कानून, भारत शासन अधिनियम 1858, इसे हम बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ये जो टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक काफ़ी लंबा है, थोड़ा लेंथी टॉपिक होने की वजह से इसे हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। इन दोनों टॉपिक्स को हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आज की क्लास में और कल की क्लास जो हुई थी हमारी, उसमें हमने जितने भी राजलेख थे, चार्टर एक्ट थे, उनके बारे में बात करी, उनको हमने समझा। अब राजलेख हमारे जो चार्टर एक्ट्स हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। उसके बाद आ गया भारत शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अब आ चुका है, जो ब्रिटिश पीएम द्वारा लाया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भारत के लिए, इसके बारे में हम बात कल से स्टार्ट करते हैं। ओके, बाय बाय।